सोचिए, आज की पीढ़ी के पास सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है। फिर भी यही पीढ़ी सबसे ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन से क्यों जूझ रही है? क्या वजह है कि 2010 के बाद अचानक किशोरों में मानसिक समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ने लगीं? क्या यह सिर्फ कमजोर मानसिकता है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाई छिपी है? द एंग्शियस जनरेशन में सोशल साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हाइट ने इसी सवाल का गहराई से विश्लेषण किया है। यह किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, ये हमें दिखाती है कि हमने अनजाने में अपने बच्चों का बचपन कैसे बदल दिया और उसका उनके दिमाग, आत्मविश्वास और भावनात्मक विकास पर क्या असर पड़ा। ये ऑडियो बुक आपको दोष देने के लिए नहीं है, ये आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि हम समझ सकें सुरक्षा और अत्यधिक सुरक्षा में फर्क क्या है, कनेक्टिविटी और असली जुड़ाव में फर्क क्या है, और सबसे जरूरी, हम आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं। अब आइए एक एक अध्याय में समझते हैं वैज्ञानिक तथ्यों, रिसर्च और वास्तविक उदाहरणों के साथ कि आखिर हमारी पीढ़ी इतनी चिंतित क्यों हो गई है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अध्याय 1, अचानक बढ़ती एंग्जाइटी, क्या बदला 2010 के बाद? लेखक बताते हैं कि 2010 के आसपास से किशोरों, खासकर लड़कियों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आत्महत्या के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। यह सिर्फ एक देश की बात नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में एक जैसा पैटर्न देखा गया। अब सवाल है, 2010 में ऐसा क्या हुआ? 2010-2012 के बीच स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का विस्फोट हुआ। इंस्टाग्राम, फ्रंट फेसिंग कैमरा, 24/7 इंटरनेट, ये सब एक साथ आया। पहले बच्चा स्कूल से घर आता था तो कम से कम कुछ घंटों के लिए वो सोशल दबाव से मुक्त होता था। अब वो दबाव 24 घंटे उसकी जेब में है। सोचिए, एक 13 साल की लड़की दिन में 5-6 घंटे सोशल मीडिया पर है। वो हर समय खुद की तुलना दूसरों से कर रही है, किसके कितने लाइक्स हैं, कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा पॉपुलर है। ये तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। लेखक कहते हैं, यह सिर्फ स्क्रीन टाइम की बात नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो तुलना, परफॉर्मेंस और बाहरी वैलिडेशन पर टिका हुआ है। अध्याय 2, ओवर प्रोटेक्शन और अंडर प्रोटेक्शन का विरोधाभास। यहां लेखक एक बेहद शक्तिशाली विचार रखते हैं। हमने अपने बच्चों को वास्तविक दुनिया में जरूरत से ज्यादा सुरक्षित बना दिया। बाहर मत जाओ, अकेले मत खेलो, जोखिम मत लो, लेकिन उसी समय हमने उन्हें डिजिटल दुनिया में पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया। पहले बच्चे पार्क में खेलते थे, गिरते थे, चोट लगती थी, दोस्ती करते थे, झगड़ते थे। यहीं से उनका दिमाग एंटी फ्रेजाइल बनता था। लेखक एंटी फ्रेजाइल का सिद्धांत समझाते हैं। कुछ चीजें दबाव से टूटती नहीं बल्कि मजबूत होती हैं, जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं। बच्चों का दिमाग भी ऐसा ही है। अगर उसे छोटे छोटे सामाजिक जोखिम नहीं मिलेंगे तो वो भविष्य की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेगा? हमने उन्हें असली जीवन में कमजोर बना दिया और वर्चुअल दुनिया में खुला छोड़ दिया। अध्याय 3, सोशल मीडिया और लड़कियों पर विशेष प्रभाव। लेखक बताते हैं कि लड़कियों पर सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा गंभीर दिखा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा रिलेशनल एग्रेशन को बढ़ाता है। मतलब सीधे मारपीट नहीं, बल्कि ग्रुप से बाहर कर देना, गॉसिप, इग्नोर करना, साइबर बुलिंग। एक छोटी सी पोस्ट, एक अनदेखा मैसेज, एक कम लाइक, ये सब आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। साथ ही परफेक्ट बॉडी इमेज का दबाव, फिल्टर, एडिटिंग, तुलना, ये लगातार संदेश देता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। और जब दिमाग किशोरावस्था में विकसित हो रहा हो तो ये दबाव और गहरा असर करता है। अध्याय 4, लड़कों पर असर अलग लेकिन गंभीर। लड़कों में भी समस्याएं बढ़ी, लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग है। लड़के अक्सर वीडियो गेम्स और ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा समय बिताने लगे। वे वास्तविक सामाजिक कौशल से दूर होते गए। इसका असर क्या हुआ? कम सामाजिक संपर्क, कम डेटिंग, कम आत्मनिर्भरता और बढ़ती अकेलापन। लेखक बताते हैं कि बहुत से युवा पुरुष अब लॉन्च नहीं कर पा रहे। मतलब वे वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों में प्रवेश करने में संघर्ष कर रहे हैं। अध्याय 5, नींद, ध्यान और मस्तिष्क पर असर। किशोरों को रोज 8-10 घंटे नींद की जरूरत होती है।
लेकिन स्मार्टफोन ने उनकी नींद चुरा ली। लेट नाइट स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशन, फोमो, नींद कम हुई, ध्यान भंग हुआ और मूड डिसऑर्डर बढ़े। लेखक बताते हैं कि नींद की कमी और डिप्रेशन का सीधा संबंध है, और जब ये सालों तक चलता है तो दिमाग की भावनात्मक स्थिरता प्रभावित होती है। अध्याय 6, समाधान। अब क्या किया जाए? ये किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी सुझाती है। लेखक कुछ प्रमुख सुझाव देते हैं। स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाना, मिडिल स्कूल से पहले स्मार्टफोन ना देना, सोशल मीडिया की उम्र सीमा लागू करना, स्कूल में फोन फ्री पॉलिसी, फ्री प्ले को बढ़ावा देना, बच्चों को खुलकर खेलने देना, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता देना। लेखक का उद्देश्य टेक्नोलॉजी को खत्म करना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। समापन, जागरूकता ही पहला कदम है। दोस्तों, ये किताब हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें सच दिखाने के लिए है। अगर हम ये समझ जाएं कि समस्या कहां से शुरू हुई, तो हम अगली पीढ़ी के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें मजबूत बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डर से नहीं, समझ से बदलाव आएगा। और याद रखिए, हर पीढ़ी को चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन जो पीढ़ी समझदारी से अपनी गलतियां पहचान ले, वही भविष्य बदल देती है। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है या अच्छी, सवाल ये है, क्या हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखेंगे? अगर हां, तो ये एंग्शियस जनरेशन एक रेजिलिएंट जनरेशन भी बन सकती है।